गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊंचाई तक कुछ ऊपर जा पहुँचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह पृथ्वी को चंद्रमा को आकर्षित कर सकती है। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8-11 पर पुनः विचार करें। क्रियाकलाप 10-1। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए जैसा कि चित्र 10-1 में दिखाया गया है। पत्थर की गति की दिशा देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीपेटल अर्थात सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होती है। सेंट्रीपेटल वृत्त पर स्पर्श रेखा कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते?
गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रैंथम के निकट वुल्सथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह है कि उनसे पहले ही बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे इसके महत्व को समझने में असफल रहे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कलन अर्थात कैलकुलस कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के अपेक्षित है। न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। ये नियम इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है।
सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए सी तथा क्षेत्रफल ओ सी डी बराबर होंगे। ओ ए सी ओ सी डी। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, अथवा t क्यूब r क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू स्थिरांक। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन तक लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल एफ वी स्क्वायर बाई r। यदि परिक्रमण काल t है तो v बराबर 2 पाई r बाई टी, अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। इस संबंध को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है v स्क्वायर 1 बाई r इंटू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, क्योंकि r क्यूब बाई टी स्क्वायर केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। अतः v स्क्वायर बाई 1 बाई r, इसे f इक्वल टू वी स्क्वायर बाई r के साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होगा f इक्वल टू 1 बाई r स्क्वायर। मान लीजिए m तथा कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, अर्थात F इक्वल टू m इंटू m, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात F इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर। इसका सत्यापन इस प्रकार किया जा सकता है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। जी का वर्तमान मान 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। इसे भी जाने। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को 6 गुणा कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रहने वाला बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। मुक्त पतन।
फ्री फॉल। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.2। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। गुरुत्वीय बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान m। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, अतः इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F = mg। पृथ्वी एक गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। इसीलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या उसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। इसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, आइए एक क्रियाकलाप करें। कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए। दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में रखें जिसमें से हवा निकाल दी गई है, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। इन सभी समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसे धनात्मक लेंगे, त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। द्रव्यमान।
हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। भार अर्थात वेट। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है F = m/a अर्थात F = m/g। वस्तुओं पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर W = m/g, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है अर्थात न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसीलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसीलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है अर्थात W = m। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm है तथा इसकी त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। खगोलीय पिंड पृथ्वी द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24, त्रिज्या 6.37 × 10⁻6। चंद्रमा इतना है। प्रणोद तथा दाब। थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। स्थिति 1। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा।
इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। स्थिति 2, आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। आप रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद अर्थात थ्रस्ट कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसीलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल है। समीकरण 10-20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसे पीए से व्यक्त किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें। इस प्रकार वही बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। यही कारण है कि कीलों के एक सिरे नुकीले होते हैं। कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। तरलों में दाब। प्रेशर इन फ्लूइड। सभी द्रव या तरल गैसें तरल हैं। द्रव तथा गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरल में भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता अर्थात ब्योयंसी। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं या और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी के भीतर से बाहर आती है तो वह अधिक भार लगाती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुख को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए।
आप देखते हैं कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए, यह उछलकर सतह पर वापस आता है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबी क्यों नहीं रहती? क्या आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसीलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगातार प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है। पानी की सतह पर रखने वाली वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.5 पानी से भरा एक बीकर लीजिए। एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला घनत्व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी के लिए कील पर उत्प्लावन बल लगाता है, जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसीलिए यह डूब जाती है। पानी से भरा बीकर लीजिए। एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए। इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसीलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसीलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्रियाकलाप 10.7 एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबर की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 10.6a में दिखाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए।
अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 10 छवि में दिखाया गया है। प्रेक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला की माप में क्या परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 10-7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं आई थी? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे। इसका अर्थ है, मैंने पा लिया है। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता प्रदान की। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हुए। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। दुग्धमापी अर्थात लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है, अर्थात किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति क्यूब है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व स्वतः समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जबकि पानी का घनत्व 1,000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चूँकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं है।
चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ईसाई का मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? हल। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8। अपेक्षिक घनत्व इतना, चांदी का घनत्व 10.8 गुणे 10 की पावर 3 अर्थात 10 क्यूब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। आपने क्या सीखा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है तथा इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटता जाता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पर कम। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो द्रव में डूब जाती हैं।